हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कानपुर के विवेकानंद नर्सिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हमने वादा किया था कि कंटिन्यू आपको फिजिक्स के क्वेश्चन का पेपर सोल्यूशन आपको दिया जाएगा ताकि इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो पिछला जो पेपर हम लोगों ने देखा था जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर के टॉपिक के क्वेश्चन आपने देखे, आज जो पेपर होगा उसमें उसके आगे का टॉपिक लेकर आए हैं। और आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान देते रहिए क्योंकि क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन ही बताया जाता है, उससे रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं हम वहाँ पर उसको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे पिछले पेपर में जिन्होंने देखा होगा कि कोई भी एक क्वेश्चन पूछा गया तो उस फॉर्मूले पे और क्या क्या बातें पूछ सकता है वो भी साथ में समझा दिया जाता है। इसलिए जब भी आप पूरे पेपर का सोल्यूशन देखेंगे तो कोई ना कोई बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज का जो टॉपिक है वो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर कुछ बातें आप थोड़ा सा समझ लें तो आपको फटाफट क्वेश्चन में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। हर क्वेश्चन को डिटेल से अलग से नहीं समझाना पड़ेगा। तो शुरू की कुछ बातें पहले ऐसे जनरली समझा देते हैं कि ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए फेंका जाए, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपित किया जाए, तो यहाँ से जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो इस तरह का मोशन करता है। ऐसे इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्चुअल में यहाँ से ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका गया था थीटा एंगल बनाते हुए यू स्पीड से। होता क्या है, इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो वेग है, इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, दो घटक हो जाते हैं। ये घटक कहलाता है यू कॉस थीटा और ये घटक कहलाता है यू साइन थीटा। वेक्टरों के घटक करने का रूल क्या है? जिधर एंगल दिया होता है उधर वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस के साथ लिखा जाएगा। अगर ये एंगल यहाँ दिया होता तो ये कॉस के साथ होता, ये साइन के साथ। लेकिन नाम की बात होगी तो नाम हमेशा इसी का होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका नाम होगा वर्टिकल कंपोनेंट, यानी हिंदी में क्षैतिज घटक और इसका नाम ऊर्ध्व घटक। याद रखिएगा प्रक्षेप गति के अंदर जो क्षैतिज घटक होता है इसका मान कभी चेंज नहीं होता। ये कुछ पॉइंट नोट करते चलेंगे कि जो यू कॉस थीटा होगा, ठीक, इसका नाम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी जो क्षैतिज घटक होगा। जो प्रारंभिक वेग है, जिस वेग से आपने इसको फेंका था, उसका जो क्षैतिज घटक होगा वो चेंज नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, चेंज नहीं होता, यानी इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि जो यू साइन थीटा है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण के अपोजिट है, इसलिए इसकी वैल्यू धीरे धीरे घटेगी और घटते 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 हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे यू साइन थीटा का मान 0 हो जाता है। और इसी समय जो हाइट होती है, इस हाइट को हम सबसे ऊंची हाइट कहते हैं, यानी उच्चतम या महत्तम ऊंचाई कहते हैं। ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका गया, ये मैक्सिमम कितनी हाइट से होकर गुजरेगा, कितनी दूर जाके गिरेगा और कितनी देर के बाद गिरेगा, ये 3 फॉर्मूले आते हैं। कितनी देर के बाद गिरेगा उसको बोलते हैं फ्लाइट टाइम और डयन काल, उसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। कितनी मैक्सिमम हाइट से होते हुए जाएगा, इस हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और कितनी दूर जाके गिरेगा, जिसको क्षैतिज परास कहते हैं, रेंज कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये 3 फॉर्मूले होते हैं मेन। ठीक है, इतनी बातें समझ के अभी हम फटाफट सारे क्वेश्चन लगाते हैं। और ये प्रक्षेप गति का जो पाथ है, ये जो रास्ता बन रहा है, जो वस्तु की गति का मार्ग बन रहा है, ये मार्ग कैसा होता है? ये मार्ग कहलाता है परवलयकार, यानी पैराबोलिक पाथ कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका इसी के ऊपर है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो किस पाथ को फॉलो करता है। तो एक प्रक्षेप किस प्रकार का पथ अपनाता है? सर्कुलर नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं, इलिप्टिकल नहीं, पैराबोलिक। इसका जो पाथ होता है, मार्ग होता है, कैसा होता है? पैराबोलिक होता है, परवलयकार होता है। चलिए अगली बात देखते हैं क्या क्वेश्चन को कह रहा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, यानी किसी प्रोजेक्टाइल के अंदर, किसी प्रक्षेप गति के अंदर जो महत्तम ऊंचाई होती है वो कब होती है? अभी हमने बताया कि महत्तम ऊंचाई तब होगी जब हमारा जो पार्टिकल है, जब हमारा कण जो है, महत्तम ऊंचाई का मतलब का जहाँ पर यू साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। और यू साइन थीटा का नाम क्या था? वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर घटक। तो जब प्रारंभिक वेग का जो ऊर्ध्व घटक है वो 0 हो जाता है, उस समय की हाइट सबसे ज़्यादा होती है। तो पहला ऑप्शन दिया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 नहीं, एक्सेलरेशन 0 नहीं, वर्टिकल वेलोसिटी 0। जहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है वहीं पर उसकी हाइट मैक्सिमम हो जाती है। थर्ड है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अभी मैंने बताया था जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, जो क्षैतिज घटक होता है, उसका मान कभी भी चेंज नहीं होता, यानी स्थिर रहता है। तो वर्टिकल वेग का क्षैतिज घटक क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट, स्थिर रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता। एक्सेलरेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप गति के अंदर त्वरण कितना होता है? तो पूरे प्रक्षेप गति के अंदर जब आपने यहाँ से बॉडी को फेंका था, यहाँ से हवा में होते हुए यहाँ तक गिरा, पूरे रास्ते में सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा था, कौन सा?
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटी, और उसकी वजह से जो त्वरण पैदा होगा उसका नाम होगा गुरुत्वीय त्वरण। तो हमेशा एक ही त्वरण काम करता है, कौन सा? गुरुत्वीय त्वरण। किधर काम करेगा? वर्टिकल नीचे की ओर, कांस्टेंट होगा और वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। कांस्टेंट कितना होगा? 9.8, और हमेशा नीचे की ओर काम करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम हाइट होती है उसका फॉर्मूला होता है H बराबर चाहे कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, उससे मतलब नहीं है, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है? देखिए भाई, ऑप्शन में बी और डी ऑप्शन सेम हो गए हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें। तो एक काम करते हैं, इसमें एक ऑप्शन को आप सही कर लो। मान लो बी को हमने सही कर दिया, इसमें 2 को यहाँ बगल में कर दीजिए आप। ठीक है, बी ऑप्शन सही कर लेते हैं, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। ये हाइट का फॉर्मूला होगा मैक्सिमम। 6 नंबर क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज यानी क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या है? तो अभी हमने आपको परास का फॉर्मूला बताया था कि क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या होगा? R बराबर क्षैतिज परास का फॉर्मूला R बराबर होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G। ये आपका रेंज का फॉर्मूला है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G। नेक्स्ट आ गया द मैक्सिमम रेंज ऑब्टेन्ड व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी एंगल का वैल्यू कितनी हो ताकि रेंज ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। तो रेंज का फॉर्मूला है क्या? रेंज का फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G। आप चाहते हो रेंज आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, किसी चीज़ को हम फेंकें और ज़्यादा से ज़्यादा दूर गिरे, तो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तब ऐसा होगा। और साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाए मतलब 1 हो जाए, क्योंकि 1 से बड़ी कोई वैल्यू होती नहीं है। और 1 वैल्यू होती कब है? जब थीटा का मान 90 हो जाए, यानी जब 2 थीटा का मान 90 हो जाएगा तब ऐसा होगा, यानी थीटा का मान 45, यानी 45 डिग्री पर रेंज सबसे ज़्यादा होती है। ये बात आप याद भी करिए कि 45 डिग्री पर रेंज सबसे ज़्यादा होगी, और 90 डिग्री पर फेंकोगे तो हाइट सबसे ज़्यादा होगी। अगर आपको टारगेट दिया जाए किसी चीज़ को फेंको, जितनी ज़्यादा ऊपर फेंक सकते हो तो हम 90 फेंकेंगे, और बोला जाए कितनी दूर फेंक सकते हो फेंको तो 45 पर फेंकेंगे। ठीक है, तो 45 डिग्री पर रेंज सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स द रेंज इज इक्वल। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज इक्वल होता है, यानी दो पूरक कोणों के लिए परास का मान समान होता है। कैसे? थीटा एंगल पर जब हम फेंकते हैं तो रेंज का फॉर्मूला था U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को थीटा के बजाय 90 माइनस थीटा पर फेंके होते तब क्या होता? तब रेंज की वैल्यू कितनी आती? तो U स्क्वायर साइन 2 और थीटा की जगह ले दो 90 माइनस थीटा, और हम जानते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 90। जिन दो कोणों का जोड़ 90 हो वो दोनों कोण कोटिपूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। एक एंगल हमने एक बार थीटा एंगल पर फेंका तो ये फॉर्मूला आया, और एक बार हमने 90 माइनस थीटा पर फेंका। सॉल्व कर लो जरा इसको, ये हो जाएगा U स्क्वायर साइन 2 को अंदर ले जाएंगे तो 180 माइनस 2 थीटा बाई G, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये फिर वही चीज़ आ गई। तो हमने देखा चाहे थीटा पर फेंको चाहे 90 पर थीटा फेंको, रेंज की वैल्यू राइट साइड दोनों का सेम आ रहा है, तो क्या कहेंगे? इक्वल। और ये सारी बातें आप लोग याद रखनी है। रेंज इज इनडिपेंडेंट, मतलब रेंज डिपेंड नहीं करता, परास किससे स्वतंत्र होता है, यानी किस बात पर निर्भर नहीं करता। तो रेंज का फॉर्मूला क्या था? U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G। तो हम कहेंगे रेंज किस पे डिपेंड है? रेंज डिपेंड है आपने कितनी स्पीड से फेंका, रेंज डिपेंड होगा आपने कितने एंगल से फेंका, रेंज डिपेंड होगा G की वैल्यू पर। इन तीन चीज़ पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड नहीं है? इन तीन को छोड़कर कोई बात करोगे उस पर डिपेंड नहीं है। पहला बोल रहा है एंगल पे, तो हम कहेंगे एंगल पे डिपेंड करता है। फिर कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी पे, बिल्कुल करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, बिल्कुल करता है। किस पे नहीं करेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने का समय, इस पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज। अगर हम रेंज की वैल्यू सेम चाहते हैं, परास का मान समान चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किस एंगल से फेंकना पड़ेगा? तो हमने पढ़ा दो कोण के लिए रेंज सेम हो सकती है। कौन कौन से दो कोण? वो आपस में कैसे होने चाहिए? कोटिपूरक। कोटिपूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? जिन दो एंगल का सम 90 हो, जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो, उन दोनों को कोटिपूरक कहते हैं। और ऐसे कोणों के लिए रेंज का मान समान होता है। देखो यहाँ पे 30 और 30 मिला के 90 नहीं होगा, थीटा और थीटा मिला के 90 नहीं होगा, थीटा और 180 मिला के 90 नहीं होगा, थीटा और 90 माइनस थीटा इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन सही है। जिन दो कोणों का जोड़ 90 हो उनके लिए रेंज का मान सेम होता है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट इज मैक्सिमम।
टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा, यानी फ्लाइट टाइम यानी उड्डयन काल का मान अधिकतम कब होगा। तो उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी। टी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कब होगी, जब साइन थीटा ज़्यादा हो जाए, और साइन थीटा ज़्यादा हो जाए मतलब 1 हो जाए, और ऐसा कब होगा 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री फेंकोगे टाइम की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। डायमेंशन ऑफ रेंज, रेंज का डायमेंशन क्या होगा, यानी परास की विमा क्या होगी। तो परास है क्या, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका कितनी दूर जाके गिरा, उस क्षैतिज दूरी को ही तो परास कहते हैं। तो यानी परास क्या है, परास एक तरह की दूरी है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, एल, डायमेंशन केवल एल होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ए एल। नेक्स्ट है अ प्रोजेक्टाइल रिटर्न टू द सेम लेवल आफ्टर 4 सेकेंड, तो व्हाट इज द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से मान लो फेंका गया और ये ऐसे आके गिरा, कितनी देर में गिरा, यहाँ से यहाँ गिरा, टोटल टाइम लगा उसको 4 सेकेंड। ये आपको क्या दे दिया, ये दे दिया उड्डयन काल, उड़ान का समय या फ्लाइट टाइम। तो फ्लाइट टाइम 4 सेकेंड है। और एक कॉमन थ्योरी फिजिक्स के अंदर होती है, चाहे आप थीटा एंगल फेंको, चाहे 90 फेंको, चाहे जैसे फेंको, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जब तक बॉडी ऊपर जाती है, ऊपर जाने में समय और फिर वहाँ से वापस आने में समय, दोनों समय हमेशा बराबर होता है। तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा टाइम 4 सेकंड है, तो शुरू के 2 सेकंड तक ये हाईएस्ट पे गया होगा और फिर वहाँ 2 सेकंड में लौटा होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने का समय कितना हो गया, 2 सेकंड। ऑप्शन 2 इसका आधा कर देंगे केवल, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वेग हम लोग किस में नापते हैं, चाल किस में नापते हैं, मीटर पर सेकेंड। वेग किस में नापेंगे, मीटर पर सेकेंड। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, कैसी क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है, कुछ नाम हमने आपको याद कराया था पिछले पेपर में, क्या क्या है, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, फील्ड, यानी स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल और बल क्षेत्र। और वेग से मिलता जुलता जो नाम होगा, वेग, संवेग, आवेग, ये सब वेक्टर है। तो कौन सा इसमें वेक्टर है, वेक्टर कैसी राशि है, तो हम कहेंगे सॉरी विस्थापन कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक वस्तु विराम अवस्था से गति करना चालू करती है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली जाएगी, तो खुद क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। वो खुद बोल रहा है कि एक वस्तु अपनी गति कहाँ से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से, यानी शुरुआत किससे होगी, 0 से, और 0 से शुरुआत हो रही है, इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग कितना लोगे, प्रारंभिक वेग 0 लेंगे। इफ एक्सेलरेशन इज 0, अगर एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान 0 है, तो अगर त्वरण का मान 0 है, अगर त्वरण का मान 0 है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या क्या कह रहा कि अगर त्वरण का मान 0 है, तो भाई त्वरण का मान 0 है। त्वरण कहते किसे हैं, त्वरण बोलते हैं वेग परिवर्तन बटे समय। सिंबल के फॉर्म में अगर लिखोगे तो एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। कह रहा अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई, त्वरण का मान 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वेग में परिवर्तन भी 0 हो जाएगा। वेग में परिवर्तन 0 यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं। वेग में कोई परिवर्तन नहीं, इसी बात को हम कह सकते हैं जो वेग होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा, यानी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है। कैरेट त्वरण का मान 0 है तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्यों यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो पहला ही ऑप्शन सही निकल रहा है। बी ऑप्शन कह रहा वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ऐसा होगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जब भैया मोशन कर रहा है उसमें एक्सेलरेशन है तो डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो सकता है। फिर कह रहा ऑसिलेटरी मोशन होगा, यानी ऐसे से केवल हिलेगा, ये भी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मोशन इज यूनिफॉर्म, यानी एक समान गति होगी। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ बनेगा, वेग और समय के बीच जो ग्राफ बनेगा, उसकी स्लोप क्या बताएगी। देखिए मान लो इधर समय दिखा दिया जाए और इधर वेग दिखा दिया जाए और इसके बीच में कोई ग्राफ बना दे, ऐसे कोई ग्राफ बना दे, तो इस ग्राफ की जो ढाल होगी, जो स्लोप होगी, वो हमको क्या बताएगी। किसी भी ग्राफ की जो स्लोप होती है, जो ग्राफ की ढाल होती है, वो क्या बताती है, वो बताती है y की वैल्यू बटे x की वैल्यू। ऐसे याद रखना, किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालने का मतलब y अपान x, और y पे आप क्या दिखा रहे हो, वेग, x पे क्या दिखा रहे हो, टाइम। तो वेग
अपॉन टाइम यानी वेग बटे समय। वेग बटे समय को क्या बोलते हैं? त्वरण। इसका मतलब इसकी जो ढाल होगी हमको क्या बताएगी? त्वरण बताएगी, यानी एक्सेलरेशन बताएगी। हिंदी में इसको बोलते हैं त्वरण, स्पीड को बोलते हैं चाल। डिस्टेंस हो गया आपका दूरी, विस्थापन, ठीक है। तो वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ की ढाल क्या बताती है? त्वरण बताती है, यानी वेग बटे समय। स्लोप हमेशा y/x को बोलते हैं। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर वही स्लोप वाला क्वेश्चन आ गया। इस बार स्लोप किसका निकालना है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इधर आपने टाइम दिखा दिया, इधर आपने डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन दिखा दिया, और कह रहा है इसकी जो स्लोप होगी ग्राफ की क्या बताएगी? तो ग्राफ की स्लोप y/x यानी विस्थापन बटे समय। और विस्थापन बटे समय किसको बोलते हो? वेग, यानी वेलोसिटी, वेग। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द नंबर 0.00456 हैज़ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 0.00456। कह रहा है इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर में 2 ही 3 पॉइंट अच्छे से याद कर ले तो आपको सारे रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जीरो पर ध्यान दीजिएगा कि जीरो कब सिग्निफिकेंट होता है, कब नहीं होता, बस। बाकी नॉन जीरो जो होते हैं वो सब हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। सिर्फ जीरो पर दिमाग लगाइए और 2-3 बात याद रखिए। पहली बात कि जीरो को सिग्निफिकेंट कब मानते हैं? तो जब जीरो किसी दो नॉन जीरो के बीच में होगा, यानी शून्य जब दो अशून्य के बीच में होगा तो सिग्निफिकेंट होगा, पहला रूल। दूसरा, डेसिमल नंबर अगर है, यानी संख्या में कहीं ना कहीं डेसिमल लग चुका है, तो डेसिमल नंबर है तो लास्ट के जो जीरो होते हैं जिसको ट्रेलिंग जीरो कहते हो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। 2 हो गए। तीसरा, अगर कोई भी नंबर, कोई भी संख्या हमें किसी मेजरमेंट से आ रही है, किसी मापन से आ रही है, तो उसमें भी लास्ट के जीरो काउंट किए जाते हैं। बस ये 3 जगह सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, बाकी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि ना तो ये 2 नंबर के बीच में है, ना तो ये लास्ट का जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ ये 3 सिग्निफिकेंट बनेंगे। तो हम यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी बताएंगे? 3। नेक्स्ट है ट्रेलिंग जीरो। अभी हमने पीछे क्वेश्चन बताया, ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, यानी कोई नंबर लिखा हुआ, कोई भी नंबर लिख दो 7 2 5 0 0 0, तो ये लास्ट के जो जीरो है इनको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। ये ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन कब होते हैं? डेसिमल नंबर में। ये हमने बताया था कि जीरो कब सिग्निफिकेंट होता है? 2 संख्या के बीच में होगा तब होगा, या अगर डेसिमल लग चुका है तो लास्ट के जीरो होंगे तो तब होगा, या किसी मेजरमेंट से आया होगा तब होगा। बस 3 जगह सिग्निफिकेंट होता है। तो ये ट्रेलिंग जीरो तो है, लेकिन इसमें कहीं डेसिमल तो लगा नहीं है। तो कह रहा है जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं किसी नंबर में विदाउट डेसिमल नंबर, तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट नहीं होते। क्या लिखेंगे? नेवर सिग्निफिकेंट, सार्थक अंक नहीं होंगे कभी। विच क्वांटिटी इज डायमेंशनली डिफरेंट फ्रॉम अदर। यहाँ पे कुछ राशियों के नाम लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सी राशि ऐसी है जो विमा के हिसाब से बाकी सबसे अलग है? तो यहाँ पे एनर्जी बोलते हैं ऊर्जा, टॉर्क बोलते हैं बल आघूर्ण, वर्क बोलते हैं कार्य, और पावर बोलते हैं शक्ति। तो इन 4 में से कोई एक है जो बाकी 3 से डिफरेंट है। वो कौन है? वो है पावर, क्योंकि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क क्या है? एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। टॉर्क ये भी एक तरह की एनर्जी है, क्योंकि बल लगाकर आप किसी को घुमा रहे हो, ये भी एक तरह का वर्क है। तो इन सब की बीमा होती है ml2 t-2, इन सब का मात्रक होता है जूल, यही सबसे अलग चल रहा है। मात्रक होता है वाट, और इसकी बीमा होती है वर्क अपॉन टाइम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे अलग है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्ग डायमेंशनल फार्मूला। इनमें से कौन सा फार्मूला यानी कौन सा विमीय सूत्र गलत है, आपको वो पहचानना है। नाम लिख लीजिए। पावर को हिंदी में बोलेंगे शक्ति, फोर्स हो गया आपका बल, एनर्जी हो गई ऊर्जा, और प्रेशर हो गया दाब। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत लिखा है? देखिए एनर्जी कोई भी हो उसकी डायमेंशन होती है ml2 t-2। तो आपको देखना पड़ेगा एनर्जी का इतना लिखा है कि नहीं लिखा है। तो एनर्जी की डायमेंशन लिखा है ml2 t-2, जो कि बिल्कुल सही है, यानी ये ऑप्शन तो सही है। लेकिन हमें पूछा किसका रॉन्ग है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं फोर्स, बल का विमीय सूत्र होता है ml-2, ये बल का होता है, ये आपका ऊर्जा का होता है, कोई भी ऊर्जा हो। तो बल का ml-2 ये भी बिल्कुल सही लिखा है। पावर जो होता है, पावर कहते किसे? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी जो एनर्जी की डायमेंशन होगी उसमें आपको टाइम से भाग करना होगा। तो ml2 t-3 हो जाएगा। तो पावर का होगा ml2 t-3, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। तो एक ही बच रहा है प्रेशर, फिर भी आप निकाल के चेक कर लो। प्रेशर को भी P लिखते हैं,
पावर को भी P लिखते हैं, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है mL/T-2 और एरिया का हो गया L²। एक एल यहाँ से कैंसिल हो गया तो बचेगा mL-1T-2, mL-1T-2 और यहाँ लिखा है mL-T-2। mL-T-2 वैसे भी फोर्स का होता है, ये तो प्रेशर लिखा था, तो यहीं से दिख रहा था गड़बड़ है ये। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, इसमें से कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो बीमा के हिसाब से सही नहीं है। तो अगर फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, देखा फॉर्मूला होगा तो ऐसे ही बता दोगे भाई v बराबर u प्लस AT गति का समीकरण होता है, तो बिल्कुल सही है। s बराबर ut प्लस हाफ AT², ये भी समीकरण फॉर्मूला सही है। अब बचता कौन, w बराबर f अपान टी, तो अगर w बराबर f अपान टी लिखा है, f बराबर हो जाएगा w इंटू टी। ठीक, तो ये फॉर्मूला सही है गलत, ये गलत है और हमको गलत ही बताना था, फिर भी चेक कर लो। यहाँ P बराबर F इंटू वी, यहाँ पर P जो है वो पावर है और पावर बराबर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला सही लिखा है, ये फॉर्मूला होता है। और आपसे पूछा इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है, तो ये फॉर्मूला सही नहीं है कि W बराबर F/T हो जाए। कैसे नहीं सही है, चेक करके देख लेते हैं। डायमेंशन से अगर चेक करोगे, बीमा से चेक करोगे तो W हो गया वर्क की बीमा होती है mL/T-2, जबकि राइट साइड में चेक करोगे बल का विनिश्चित होता है mL/T-2 और नीचे है टाइम, ये हो जाएगा mL/T-3। तो देखो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, ये दोनों में कोई बराबर नहीं हो रहा है, ये mL/T-2 है, वो mL/T-3 है। तो ये बीमा की दृष्टि से ये फॉर्मूला सही नहीं है, और जब बीमा से सही नहीं होगा तो फिजिकली भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला गलत है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से इस पेपर का भी 24 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। ठीक, इसी तरह से कंटिन्यू बेटा आपको टेस्ट पेपर ऐसे मिलते रहेंगे, आपको सोल्यूशन मिलता रहेगा, आप साथ में जुड़े रहें। और सारे सब्जेक्ट के इसी तरह से प्रैक्टिस सेट चालू हो गए हैं और आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस मिलती रहेगी। आप अपना टॉपिक देख लीजिए कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लें, सारे फॉर्मूले को दिमाग में रख लें, उसके बाद वीडियो देखें तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक, चलिए बोल, धन्यवाद बेटा।